अर्थ और मून दोनों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो अर्थ पर वायुमंडल है, ये क्यों है? इसका कारण ये है कि जितने भी वायुमंडल में जितने एयर पार्टिकल्स होते हैं, जब अधिक टेम्परेचर पर इनमें गति उत्पन्न होती है, मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट के कारण दूर जाने की जो टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी निर्भर करती है बॉडी के पलायन वेग पर, यानी एस्केप वेलोसिटी पर। पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर उछाली जाए तो कोई भी चीज़ आप ऊपर उछालते हो वापस नीचे आ जाती है, लेकिन अगर इतनी जोर से उछाली जाए कि वो वापस ही ना आए तो एक निश्चित स्पीड देनी पड़ेगी कि कितनी स्पीड से किसी वस्तु को उछाला जाए। जैसे महाभारत में भीम ने हाथी फेंके थे, लौट के नहीं आए। इसका मतलब उन्हें इतनी जोर से उछाला गया कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर गए। इसका मतलब ये हुआ, अगर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर जाए तो वो वस्तु वापस नहीं आएगी। तो इसके लिए कोई वस्तु कितनी तेजी से फेंकी जाए, तो वो वेग है पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप किसी भी वस्तु को यहाँ से इतना तेज उछालें कि वो 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में ऊपर जाए तो फिर वो वस्तु वापस नहीं आएगी। अगर इतने वेग से आप उछाल सकते हो तो हम कहेंगे कि वो वस्तु पृथ्वी के पलायन वेग से ज़्यादा वेग से फेंकी गई है। पृथ्वी पर पलायन वेग यानी वह वेग जिससे फेंकी गई वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आती, वो वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो जब भीम ने हाथी फेंके होंगे, भीम में कितनी ताकत होगी कि उसने हाथियों को इतनी तेज़ी से फेंका कि एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर से भी ज़्यादा उछले वो, इसलिए वापस नहीं आए। तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, इसके पार्टिकल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब मूव करते हैं तो इनका पलायन वेग होता है 2.6 किलोमीटर पर सेकंड। ये इनका मूवमेंट की दर है, इनकी मूव करने की दर है 2.6 किलोमीटर पर सेकंड। और चंद्रमा की धरती पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका जो पलायन वेग है वो है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। यानी जितने वेग से वायुमंडल के पार्टिकल, एयर पार्टिकल भागते हैं, उतने वेग से चंद्रमा उनको उतने गुरुत्वाकर्षण से खींच नहीं पाता, उसका पलायन वेग थोड़ा सा कम पड़ जाता है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और एयर पार्टिकल मूव करते हैं 2.6 किलोमीटर पर सेकंड, यानी बहुत कम है स्पीड उनकी। इतनी स्पीड से कोई भी वस्तु जब दूर जाएगी तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं कर सकती, इसलिए पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण वायुमंडल पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो पहली बात यह हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल क्यों है और चंद्रमा के चारों ओर क्यों नहीं है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का होना इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है और इतने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूरा वायुमंडल पृथ्वी के संपर्क में है। यानी पार्टिकल गर्म होने के बाद इतनी तेज़ी से विक्षेपित नहीं होते कि वो पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी को पार कर जाएं। तो पृथ्वी से कोई भी चीज़ अगर पार जाना चाहती है तो उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से कम इतने वेग से उछलना पड़ेगा, तो ही वो वस्तु पृथ्वी को छोड़ के जा सकती है, अन्यथा नहीं। रात के समय चंद्रमा हो, मरक्यूरी हो, इनके आसपास वायुमंडल थोड़ा सा खिंच आता है। दिन के समय तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एयर पार्टिकल का मूवमेंट दिन के समय सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रात में ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गर्मी ना होने के कारण वायुमंडल थोड़ा सा आकर्षित हो जाता है। तो मरकरी या मून पर वायुमंडल रात के समय थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, वो उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंच जाता है और दिन के समय फिर से पलायन कर जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां इन ग्रहों पर बनती हैं, लेकिन पृथ्वी का चूँकि गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए दिन और रात हर समय वायुमंडल यहाँ उपस्थित होता है। सिंपल सी बात है, दिन के समय एटमॉस्फेयर थोड़ा रेयर हो जाता है क्योंकि सूर्य की गर्मी होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से एयर प्रेशर कम होता है, एयर मूव करने लगती है ऊपर की तरफ, इसीलिए एयर प्रेशर कम हो जाता है
और गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रह पाता। लेकिन रात के समय चूँकि एयर ठंडी हो जाती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण से एयर नीचे उतर आती है। तो सिंपल सी बात है, दिन के समय वायुमंडल की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है और रात के समय वायुमंडल की मोटाई कम हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल नीचे की ओर उतर आता है, नीचे की ओर उतर आता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन दिन के समय वायुमंडल ऊपर की ओर उठता है, इसलिए मोटाई बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही है जैसे हम पृथ्वी के इक्वेटर और पोल की बात करें। इक्वेटर पर वायुमंडल का जो मैक्सिमम भाग है वो अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, क्योंकि इक्वेटर पर गर्मी पड़ती है, और पोलर एरिया में अक्सर वही चीज़ नीचे उतर आती है ठंडक के कारण। तो वहाँ एटमॉस्फेयर की परत नीचे की तरफ होती है और पतली परत होती है, लेकिन ज़्यादा डेंस होती है, सघन होती है। बस ये दोनों में बेसिक फ़र्क है। तो ये जो वायुमंडल है, प्रश्न उठता है ये वायुमंडल बना किससे? तो वायुमंडल को बनाने में कुछ गैसों का योगदान है। तो कुछ गैसेस जो हैं वायुमंडल में, वो कौन सी गैसेस हैं? नंबर 1 हम जानते हैं, सबसे पहले पूरे वायुमंडल में पाई जाने वाली जितनी गैस हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है 78%। तो दूसरी ऑक्सीजन की मात्रा है कितनी? 21%। तीसरे नंबर पे आती है ऑर्गन। आर्गन की मात्रा 0.93%। चौथे नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। इसके बाद फिर अन्य गैसें। अन्य गैसों में और कौन सी गैस होंगी? और जो इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज में अगर हम बात करें, एक ऑर्गन तो आई गई है, शुरुआत ऊपर से करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन है ही, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इतनी गैसें वायुमंडल में और पाई जाती हैं। इसके अलावा और कुछ गैसें जिनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड? नाइट्रोजन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये 3 ऑक्साइड नाइट्रोजन के हैं। सल्फ़र के ऑक्साइड में सल्फ़र डाइऑक्साइड ये है। ओजोन का एक और 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना परमाणु जिसे हम ओजोन कहते हैं, ये भी वायुमंडल में है। इस तरह से वायुमंडल में कई प्रकार की गैसेज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान इन 4 गैसों का है, इसलिए 4 गैसें, इनका अनुपात आपको हमेशा पता होना चाहिए। हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन लेकिन वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है, सबसे ऊपर। और वो कितनी है हाइड्रोजन? 0.0001%, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन वो कहाँ है? वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में। तो इसलिए उसको भी हम मान लो काउंट कर लें। तो ऐसे ही इसके अलावा भी कुछ गैसें और हैं। H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, NH3 है। तो ऐसे बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन चूंकि उनकी मात्रा इतनी कम है इसलिए उन्हें हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो वायुमंडल मुख्य रूप से इन 4 से बना है। अब आप देखिए आपके सामने, अगर ये चारों को ही मैं अगर टोटल कर दूं तो कितना हो गया? आप टोटल कीजिए, 99.96% हो गया कि नहीं? देखिए आप, इन चारों का अगर योग कर दिया जाए तो 99.96% यही है। अब बचा कितना? अब कितना बचा शेष भाग? 0.04, बस इतना बचा है। इतने में सारी गैसें हैं, इतना और जोड़ दो, हो गया 100%। तो बाकी गैसों का योगदान बहुत कम है ना, इन्हीं 4 गैसों का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो इनके रेशियो के हिसाब से। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, अगर मोटा मोटी तौर पर हम देखें तो 99% तो ये दोनों ही। उस 99% को अगर हम इन दोनों में बांटें तो हम क्या कह सकते हैं? 4:1 का रेशियो है, ऐसा कह सकते हैं। इन दोनों में अनुपात देखिए, इनका अनुपात क्या है? 4:1 है। 4 भाग नाइट्रोजन तो 1 भाग ऑक्सीजन, लगभग कह सकते हैं हम, यही रेशियो है इन दोनों का। तो पूरा वायुमंडल जो है मूलतः इन्हीं दोनों के इस रेशियो से बना है, यही रेशियो पाया जाता है और ये रेशियो मेंटेन रहता है ऊपर तक। यहाँ देखोगे तो यहाँ जो अनुपात है इन सभी गैसों का, यही अनुपात यहाँ से ऊपर जाओगे वहाँ भी मिलेगा, 5 किलोमीटर ऊपर जाओगे वहाँ भी मिलेगा। बस अंतर इतना होगा कि उनकी मात्रा कम हो जाएगी, मात्रा कम होगी लेकिन अनुपात यही बना रहेगा। पृथ्वी का वायुमंडल 5 किलोमीटर पर लगभग आधा रह जाता है,
मतलब वायुमंडल की जितनी डेंसिटी है ये घट के आधी रह जाती है। 50% वायुमंडल केवल 5 किलोमीटर के दायरे में, उसके बाद वायुमंडल फिर रेयर होता चला जाता है। 32 किलोमीटर पर जाते जाते वायुमंडल लगभग 90% ख़त्म हो चुका होता है, 10% बचता है 32 किलोमीटर के ऊपर। तो इस तरह से वायुमंडल जैसे जैसे ऊपर जाओगे रेयर होता चला जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है, क्या वायुमंडल में हर ऊंचाई पर ये अनुपात मेंटेन रहता है? तो जिस ऊंचाई तक ये अनुपात मेंटेन रहता है उस ऊंचाई को कहते हैं होमोस्फीयर। दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वायुमंडल। वायुमंडल के पार्ट्स जब पढ़ते हैं तो वायुमंडल के दो पार्ट होते हैं, एटमॉस्फेयर के दो पार्ट, एक होता है होमोस्फीयर और दूसरा होता है हेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर को कहते हैं सममंडल, ये कहलाता है सममंडल, ये कहलाता है विषम मंडल। दो भाग हो गए, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल कहाँ तक? सममंडल 3 परतों तक पाया जाता है। लगभग सममंडल की जो ऊंचाई है वो है नियर अबाउट 96 किलोमीटर, और हेट्रोस्फीयर इसके ऊपर शुरू होता है, इसकी ऊंचाई फिर ग्रेटर देन 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर तक सममंडल वह मंडल है जहां पर गैसों का अनुपात निश्चित होता है, उसे कहते हैं होमोस्फीयर। और जहां गैसों का अनुपात बिगड़ जाता है, इस अनुपात में गैसें नहीं होती, कोई ज़्यादा कोई कम, उसको कहते हैं हेट्रोस्फीयर यानी विषम मंडल। तो ये पाए जाने वाले गैस, धूल, कण इत्यादि को ध्यान में रखकर ये चीज़ बताई गई है। इन दोनों के बीच में जो विभाजन किया, वो विभाजन किया एक कॉर्मन नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे। कार्मन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया, तो उन्हीं के नाम से इसे कार्मन लाइन कहा जाता है। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल की कार्बन लाइन की ऊंचाई कितनी है। तो कार्बन लाइन की ऊंचाई लगभग 95, कहीं किताब में 90 भी लिखा है, 90 to 95 किलोमीटर के आसपास कार्बन लाइन है। तो ये कार्बन लाइन का क्या मतलब है? तो आप कहेंगे कार्बन लाइन वह लाइन है जिसके ऊपर स्पेस शुरू होता है, जिसके ऊपर अंतरिक्ष स्टार्ट होता है। तो अंतरिक्ष जिसके ऊपर स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब अंतरिक्ष वह भाग है, वह जगह है वायुमंडल की जहां गैसों का रेशियो मेंटेन नहीं होता, जहां कोई गैस ज़्यादा मात्रा में, कोई कम मात्रा में। यूं तो सारी गैसें रेयर हैं, बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन उनमें भी क्वांटिटी का जो अनुपात है वो ये मेंटेन नहीं होता, उसको कहते हैं हेट्रोस्फीयर। तो कार्बन लाइन वायुमंडल में 90 किलोमीटर के ऊपर चालू होती है, और जहां तक कार्बन लाइन के नीचे का भाग है उसे कहते हैं होमोस्फीयर, ऊपर के भाग को कहते हैं हेट्रोस्फीयर। तो ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? कार्बन लाइन के ऊपर क्या स्पेस चालू हो जाता है, अंतरिक्ष चालू हो जाता है। तो कार्बन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये विभाजन रेखा बनाई थी वायुमंडल में। ये सभी गैस हैं, इनका अपना अपना वायुमंडल में योगदान है। ऑक्सीजन प्राणवायु है, जलाने में काम आती है, खुद नहीं जलती, जलाने में काम आती है। इसकी उपस्थिति में हर चीज़ जल जाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कितनी भी आग लगाते रहो कोई वस्तु नहीं जलेगी। ऑक्सीजन क्या रहना ज़रूरी है, इसीलिए आपने कई बार खेल खेल में देखा होगा कुछ लोग जादू वादू करते हैं, वो जलती हुई चीज़ को मुंह में रख लेते हैं और मुंह को बंद कर देते हैं। जैसे ही मुंह बंद किया वो बुझ जाती है। होता है ऐसा। कोई भी चीज़, अगर मान लो कोई व्यक्ति, किसी को आग लग जाए, कहीं आग लग जाए, तो आग लगने पर हम क्या करते हैं, धूल, मिट्टी, रेत इत्यादि उसके ऊपर पटकते हैं आग के ऊपर। अथवा अगर कोई व्यक्ति जल रहा हो तो कहते हैं कंबल उड़ा दो उसको, ब्लैंकेट उड़ा दो, तो उससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से संपर्क उसका टूट जाता है, जिससे ऑक्सीजन बुझ जाती है। बस इसलिए ऐसा किया जाता है। तो ऑक्सीजन जलाने में सहयोग करती है, खुद नहीं जलती। आप ऑक्सीजन कभी नहीं जलती, वो जलाती है। नाइट्रोजन के साथ क्या है, न जलती न जलाती, न जलती न जलाती, लेकिन फिर भी उसकी ज़रूरत है। क्यों? हम जो श्वास ले रहे हैं ना नाक से, तो हमारे शरीर के अंदर कितनी नाइट्रोजन ऑक्सीजन जा रही है? 4 भाग नाइट्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन हर समय हमारे शरीर के अंदर जाती है।
तो ज़रूरत क्या है? जब नाइट्रोजन ना जलती ना जलाती तो इसकी ज़रूरत क्या है वायुमंडल में? क्यों है ये वायुमंडल में? तो फिर ऑक्सीजन अकेली रहना चाहिए थी। अगर अकेली ऑक्सीजन होती तो पूरी पृथ्वी स्वाहा हो जाती। अगर अकेली ऑक्सीजन होती तो जरा से टेम्परेचर पर हर चीज़ में आग लग जाती। इसलिए ऑक्सीजन अकेली खतरनाक थी। अगर अकेला ऑक्सीजन हम इनहेल करते तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती, तुरंत ही आदमी मर जाता। ऑक्सीजन को लेने के बाद फिर जिंदा नहीं रहने की गुंजाइश ही नहीं बचती। ऑक्सीजन बहुत ठंडी होती है, तो अगर हम उसे इनहेल करते तो हमारी पूरी बॉडी का खून जो है जम जाता, जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनमें ब्लड जम जाता तो हम मर जाते। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन दी जाती है ना हॉस्पिटल में, तो प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं होता। गलतफहमी मत पालना कि ऑक्सीजन चाहिए तो प्योर ऑक्सीजन ला के दे दी। प्योर ऑक्सीजन दोगे तो नहीं मर रहा होगा तो मर जाएगा। तो कैसी ऑक्सीजन दी जाती है? ऐसी 4 भाग नाइट्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, ठीक। अन्यथा कभी कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से खतरा, मान लो जी एक्सीडेंट हो गया उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द है, अब उसको भी देना है ऑक्सीजन, तो कैसी ऑक्सीजन दी जाएगी? तो उसको फिर ऐसी ऑक्सीजन दी जाएगी जिसमें मिक्सिंग के तौर पर नाइट्रस ऑक्साइड मिलाई जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या करती है? लाफिंग गैस होती है, हंसाने का काम करती है, गुदगुदाती है इंसान को। तो जिसको चोट लगी होती है उसको दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रस ऑक्साइड मिक्स करके दिया जाता है। लेकिन याद रखेंगे आप, ऑक्सीजन कभी प्योर नहीं दी जाती, ठीक है ना। तो ये जो अनुपात है ऑक्सीजन का, ये मेंटेन रहना जरूरी है। तो नाइट्रोजन क्या करती है? ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करती है, इसीलिए नाइट्रोजन की जरूरत है वायुमंडल में, नहीं तो हर चीज जल के राख हो जाएगी। ऑर्गन क्या करती है? इसका काम क्या है? वायुमंडल में अक्रिय गैसें हैं, तो ये क्या करती है? किसी से क्रिया ही नहीं करती। इसलिए वायुमंडल में कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो किसी से क्रिया न करें, उनमें ऑर्गन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, इसकी भी आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या ज़रूरत है? ये ग्रीन हाउस गैस है, ये वायुमंडल के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। और इसके साथ साथ वायुमंडल में और क्या होता है? वाटर वेपर। पूरे वायुमंडल के आयतन का जितना वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर का, उस वॉल्यूम का 4% तक मैक्सिमम वाटर वेपर हो सकती है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे वायुमंडल में अधिकतम वाटर वेपर का वॉल्यूम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कैन बी 4%, अप टू 4%। आ जाओ 4% से ज़्यादा कभी वाटर वेपर नहीं होती। और ये 4% कहाँ होगी? जहां वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। पृथ्वी पर वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है ट्रॉपिकल जोन में, कर्क और मकर रेखा के बीच वाले भाग में मैक्सिमम वाष्पीकरण होता है। उसके ऊपर वाष्पीकरण की दर कम होती चली जाती है। तो जहाँ वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है? 4%। और जैसे जैसे पोलर एरिया की तरफ जाओगे वाष्पीकरण कम होता चला जाता है, इसीलिए वाटर वेपर कम होती चली जाती है। पोल पर पहुँचोगे वहाँ वाटर वेपर कितनी रह जाती है? 1% से भी कम। 1%। पृथ्वी के ऐसे बहुत सारे भाग हैं जहाँ 0.1% वाटर वेपर मिलती है, मात्र 0.1%। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है, अगर इक्वेटर टू पोल जाएं, अर्थ पर इक्वेटर टू पोल जाने पर वाटर वेपर लगातार क्या होती है? सामान्य तौर पर कम होती चली जाती है, ठीक है। पोल की ओर जाने पर वाटर वेपर कम होती है और इक्वेटर के आसपास वाटर वेपर अच्छे खासे होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होती है। तो इस प्रकार हमें पूरे वायुमंडल के टेम्परेचर को मेंटेन करने में 2 चीज़ों का योगदान होता है। वाटर वेपर तो है ही मुख्य रूप से, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड हाई इंटेंसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आने देती है, लेकिन जब पृथ्वी ठंडी होती है तो लो इंटेंसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बाहर नहीं जाने देती, उनके लिए एक कवर की तरह व्यवहार करती है, उसको रोक लेती है। दूसरे शब्दों में कहें, ठंडे होते हुए रेडिएशन से क्या करते हैं? जब लो इंटेंसिटी के रेडिएशन बाहर जाते हैं, जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है तो उसमें से हीट निकलती है ना, उसी हीट को कार्बन डाइऑक्साइड रोकने का काम करती है, इसलिए पूरा वायुमंडल गर्म बना रहता है। इसीलिए एटमॉस्फेयर को ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, पृथ्वी का कंबल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि
पूरा वायुमंडल पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का टेम्परेचर रात के समय बहुत नीचे चला जाता और दिन के समय बहुत ऊपर जाता, जैसे चंद्रमा पर होता है। चंद्रमा पर दिन के समय टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और रात के समय जो टेम्परेचर होता है -180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इतना नीचे चला जाता है टेम्परेचर। वही हाल पृथ्वी का भी होता। तो पृथ्वी पर रात के समय टेम्परेचर ज़्यादा नहीं गिरता और दिन के समय ज़्यादा नहीं उठता। इसके पीछे लॉजिक है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कारण ही पृथ्वी पर सभी प्रजातियां जिंदा हैं, चाहे जीव जंतु हों या वनस्पतियां हों। इसीलिए पृथ्वी पर इनका अस्तित्व है। अगर ये दोनों न होते या वायुमंडल न होता तो पृथ्वी पर जीव जंतु और वनस्पतियां देखने को नहीं मिलते। क्लियर हुआ? इसलिए वायुमंडल का कितना महत्व है पृथ्वी पर, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके अलावा जितने हमने देखी ये 4 गैस, ये 4 ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ बस इतनी सी एक बात है, कभी कभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो जो गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती वो है रेडॉन। रेडॉन में क्या होता है? रेडॉन वायुमंडल में न पाए जाने का कारण, हाँ बेटा, जय हिंद। नहीं, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ। हाँ, तो हमने देखा कि पूरे वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण ये 4 गैसेज हैं और इन्हीं का मुख्य रूप से योगदान है। लेकिन अगर इनर्ट गैसेस की बात करें या अक्रिय गैसों की बात करें, जिनमें आती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये 6 गैसें, ये इनर्ट गैसेस कहलाती हैं, अक्रिय गैसें कहलाती हैं, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती। इन अक्रिय गैसों में एक गैस है रेडॉन, जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ये केवल कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी के नीचे चट्टानों में दबी रहती है। क्यों दबी रहती है? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लगभग 9.5 के आसपास इसकी डेंसिटी होती है। इतनी डेंसिटी के कारण ये वायुमंडल में नहीं रह सकती, बहुत भारी गैस है ये, इसलिए ये पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। जब कभी भूकंप के झटके आते हैं तो भूकंप के झटकों में पृथ्वी हिल जाती है, तब ये गैस थोड़ी देर के लिए बाहर आती है और उसी समय वायुमंडल में ये मिक्स होने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि बहुत भारी होती है तो फिर से बैठ जाती है नीचे। लेकिन थोड़ी देर के लिए ही जब बाहर निकलती है तो मानव जीवन को, जीव जंतुओं को कैंसर का खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव गैस है। रेडियो एक्टिव गैस होने के कारण हम सबके लिए खतरा पैदा कर देती है। इसलिए परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि भूकंप के दौरान कौन सी ऐसी गैस वायुमंडल में आ जाती है जो जीव जंतुओं के लिए खतरनाक साबित होती है? तो वो रेडॉन है। यही गैस है जो हमारे लिए कैंसरस सेल्स को डेवलप करने का कारण बनती है। तो परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती और उसमें ऑप्शन में रेडॉन हो, तो इसको लगा देना आप, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। क्लियर है? बाकी सारी गैसेस हमने देखा, ये आपके सामने जो मैंने लिखी थी, सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, रेडॉन नहीं पाई जाती। ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब मैं आगे बढ़ता हूं। वायुमंडल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है। किस आधार पर कैटेगराइज किया गया है? वो डिपेंड करता है कि उनके लक्षण कैसे हैं, या दूसरे शब्दों में उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, उनमें पाए जाने वाले जो कंपोजिशंस हैं, संघटक हैं, उनके आधार पर, विशेष रूप से टेम्परेचर, प्रेशर और वाटर वेपर, इनको ध्यान में रखकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स बनाए गए हैं एटमॉस्फेयर के। तो आइए हम उन पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यानी पृथ्वी के जस्ट ऊपर, पृथ्वी के जस्ट ऊपर का वो भाग जहां वायुमंडल का मैक्सिमम पार्ट है। वायुमंडल का मैक्सिमम पार्ट जहां है उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई इस बात पे निर्भर करती है कि वायुमंडल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। हमें पता है इक्वेटर पर ग्रेविटी सबसे कम होती है। कारण क्या है? क्योंकि इक्वेटर की ऊंचाई, इक्वेटर की जो सेंटर से इक्वेटर की ऊंचाई जो होती है पृथ्वी के अंदर सेंटर से, ये पृथ्वी है, पृथ्वी
पोल पर चपटी है। यहाँ इसमें गोल जरूर दिखाई गई है आपको ये ग्लोब पर, लेकिन ये पोल पर चपटी है। चपटी होने के कारण जरा कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वी के सेंटर से एक लाइन खींची जाए तो पोल तक की लाइन छोटी होगी या इक्वेटर तक की लाइन छोटी होगी? पोल की लाइन छोटी होगी। सेंटर से पोल तक की जो रेडियस होगी वो छोटी होगी, और सेंटर से इक्वेटर की जो रेडियस होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, तो जहां रेडियस छोटी है इसका मतलब पूरी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वहीं ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, चुंबक के पास में जो चीज़ होगी चुंबक उसको ज़्यादा आकर्षित करेगी, इसलिए पोल पर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। पोल पर ग्रेविटी ज़्यादा होना और साथ में पोल पर ठंडक का होना, ठंडाई होती है ना, बहुत ज़्यादा शीत हवाएं होती हैं और ठंडी होती हैं। वाटर वेपर भले ही कम होती है लेकिन पोल पर टेम्परेचर बहुत नीचे रहता है, इसीलिए वहाँ वायुमंडल नीचे की तरफ आ जाता है। यही कारण है कि ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई मैक्सिमम पोल पर 8 किलोमीटर तक होती है, और यही ऊंचाई अगर हम इक्वेटर पे देखें तो इक्वेटर पे ये बढ़ जाती है, इक्वेटर पे बढ़ के 18 किलोमीटर तक हो जाती है। तो पोल पर 8 किलोमीटर ऊंचाई होती है ट्रोपोस्फीयर की, जबकि इक्वेटर पर 18 किलोमीटर तक होती है। तो आप कारण बताएंगे इक्वेटर पर इतनी ज़्यादा ऊंचाई क्यों होती है ट्रोपोस्फीयर की, तो आप कहेंगे पहली बात इक्वेटर की ग्रेविटी, इक्वेटर पर ग्रेविटी का कम होना। पृथ्वी की सबसे कम ग्रेविटी इक्वेटर पे होती है। जब एक ग्रेविटी कम होगी तो वायुमंडल दूर चला जाएगा, और जब ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वायुमंडल को खींच लेगा। तो चूंकि पोलर एरियाज़ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो इसलिए वायुमंडल को खींच लेता है अपनी तरफ, इसलिए वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर की मोटाई कम हो जाती है पोलर एरिया में। ठीक है, और चूंकि इक्वेटर पे गर्मी बहुत होती है, ज़्यादा गर्मी होगी तो गर्मी में भी वायुमंडल एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है, इसीलिए पोलर इक्वेटर एरिया में वायुमंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक, जबकि पोलर एरिया में 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो ये है ट्रोपोस्फीयर। पूरी वायुमंडल का यही वो भाग है जहां मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे बादलों का बनना हो, ओलों का गिरना हो, यानी वर्षा का होना, बादलों का बनना, ओलावृष्टि होना, आंधी तूफान का चलना, ये जितनी भी वायुमंडलीय गतिविधियां हैं ये केवल और केवल कहाँ पाई जाती हैं? ट्रोपोस्फीयर में। इसी भाग में है ये सब। इस भाग में ऊंचाई कहाँ तक बताई? 8 से लेके 18 किलोमीटर तक। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई 8 से 18 मैक्सिमम। इस भाग में टेम्परेचर में क्या परिवर्तन आता है? हर 165 मीटर ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है तापमान। जैसे जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाओगे 1 डिग्री कम हो जाएगा। अब बताइए 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? अगर यहाँ अभी टेम्परेचर 40 डिग्री है, आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाइए तो टेम्परेचर रह जाएगा कितना? लगभग 6.5 से 7 डिग्री कम हो जाएगा, यानी 33 डिग्री रह जाएगा। और चले जाओ ऐसे ही 5-6 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो 6-7 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर हो जाएगा 0। कितना? 0। और ऊपर चले जाओ तो 0 के नीचे माइनस में जाएगा। तो ट्रोपोस्फीयर में ये टेम्परेचर घटते घटते कहाँ तक पहुँच जाता है? अगर पृथ्वी पर टेम्परेचर यहाँ मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री है। एवरेज शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ज़्यादा होता है तो कहीं कम होता है। तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है। और ट्रोपोस्फीयर की बाउंड्री पर पहुंचकर यहाँ टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इतना तक टेम्परेचर गिर जाता है ऊपर जाने पर, क्योंकि लगातार टेम्परेचर कम होता चला जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाओगे। तो टेम्परेचर पृथ्वी के ऊपर -70 डिग्री तक नीचे चला जाता है। किसी किताब में -60 लिखा है, कहीं -70 लिखा है। तो आप याद रखेंगे यहाँ तक टेम्परेचर गिरता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर लगातार गिरता चला जाता है। इसके बाद ट्रोपोस्फीयर के बाद दूसरा लेयर होती है, उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, यानी समताप मंडल। ट्रोपोस्फीयर को कहते हैं क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल है। ये है क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर इसको कहते हैं समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल की हमने सारी विशेषताएं समझ ली। क्षोभ मंडल में टेम्परेचर कहां से कहां तक चला गया?
अप टू -70 डिग्री चला जाता है क्षोभ मंडल में। इसके बाद शुरू होता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर 1 से 1.5 किलोमीटर तक वो कहलाती है क्षोभ सीमा, इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोपॉज। पॉज मतलब जहां टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए पॉज हो गया टेम्परेचर। तो उसे वो 1 से 1.5 किलोमीटर की बस लेयर होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है, छोटी सी नीचे। उससे और ऊपर जाएं तो हमें एक लेयर देखने को मिलती है जिसे कहते हैं ओजोनोस्फीयर। और ये है कहाँ तक स्ट्रेटोस्फीयर? ये ट्रोपोस्फीयर के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यहाँ तक जाते जाते 50 किलोमीटर हो जाएगा। और 20 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है। 20 किलोमीटर से शुरू करके 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है। इस ओजोन लेयर का काम क्या? सूर्य से आने वाली हाई इंटेंसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करना। अल्ट्रावायलेट को ये एब्जॉर्ब करती है, तो एब्जॉर्ब करती है तो पृथ्वी तक अल्ट्रावायलेट आने नहीं देती, नहीं तो हमको त्वचा का कैंसर हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट बहुत इंटेंसिव होती है, स्किन कैंसर का कारण बनती है, इसीलिए उसको नीचे आने से रोकती है। तो अल्ट्रावायलेट को रोकने के लिए ओजोन लेयर बनाई गई। भगवान की देखिए लीला कितनी विचित्र है। भगवान ने हम सबको पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पतियों को बचाने के लिए एक कवच बनाया है। उस कवच के तौर पर ओजोन लेयर बनाई है। ओजोन लेयर यूवी रेज को रोक लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जब एब्जॉर्ब करेगी यूवी रेज को तो फिर ये लेयर गर्म हो जाएगी, स्वाभाविक है। कोई भी दुनिया की वस्तु जब गर्म हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो खुद भी गर्म हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचता है? जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर की बाउंड्री पर पहुँचते हो, यहाँ आते आते ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इतना टेम्परेचर बढ़ता है, -70 से बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री तक पहुँच जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। इसे स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शुरू में कुछ ऊंचाई तक जाने पर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, ना के बराबर परिवर्तन है। तो सभी चीज़ें स्थिर बनी रहती हैं, टेम्परेचर में विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। जैसे ही क्षोभ मंडल के ऊपर निकलते हो तो आसमान बहुत रेयर हो जाता है। वहाँ पर गैसें बहुत कम मात्रा में होती हैं, किसी प्रकार की आंधी तूफान नहीं होती। हवाएं निचले भागों में दोनों प्रकार से चलती हैं, हॉरिजॉन्टल भी चलती हैं, वर्टिकल भी चलती हैं। वर्टिकल चलने को कन्वेक्शन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल चलने को एडवेक्शन कहते हैं। तो एडवेक्शन कन्वेक्शन दोनों प्रकार की हवाएं होती हैं निचले भागों में। लेकिन जैसे ही ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ हवाएं कैसी चलती हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल चलने के कारण कहते हैं हम केवल एडवेक्शन होता है, वहाँ कन्वेक्शन नहीं होता। और वहाँ हवाएं बहुत रेयर हैं, इसलिए इतनी धीमी गति से चलती हैं कि प्लेन उड़ाना बहुत ईजी हो जाता है। यही कारण है कि जितने भी प्लेन हैं पृथ्वी पर, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेन पृथ्वी के किस भाग में उड़ाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्लेन पृथ्वी के किस भाग में उड़ाए जाते हैं? तो आप कहेंगे समताप मंडल में। समताप मंडल के निचले भाग में, समताप मंडल के निचले भाग में इस स्थान पर प्लेन उड़ाए जाते हैं, ये जगह पर। क्लियर हुआ? यहाँ तक तो ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर, जहाँ ट्रोपोस्फीयर खत्म होता है उसके ऊपर, ट्रोपोस्फीयर को पार करते करते प्लेन इस तरह से टेक ऑफ करता है और ऊंचाई की ओर चलता चला जाता है। जैसे ही ट्रोपोस्फीयर को पार किया उसके बाद प्लेन सीधा हो जाता है और सीधा चलना शुरू करता है। फिर वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चलना शुरू कर देता है और उसको उड़ना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए प्लेन हमेशा इसी भाग में उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल के निचले भाग में। अब निचला भाग कहाँ कह सकते हो? ट्रोपोपॉज कह सकते हो। ट्रोपोपॉज एरिया में प्लेन उड़ते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। जहाँ ट्रोपोपॉज हो जाता है वो जगह है, या तो वहाँ प्लेन उड़ेंगे या उसके थोड़ा सा ऊपर। ट्रोपोपॉज में कई बार एक प्रॉब्लम आती है, एक जेट विंड होती हैं, बहुत तेज़ चलने वाली हवाएं, वो ट्रोपोपॉज में ही चलती हैं, ट्रोपोपॉज के निचले भाग में। यानी जहाँ ये मंडल ख़त्म होता है क्षोभ मंडल और जहाँ समताप मंडल शुरू होता है वहीं पर निचले भाग में यहाँ चलती हैं जेट विंड्स, बहुत तेज़ हवाएं। कभी एरोप्लेन, अगर कोई भी एरोप्लेन उसके बीच में फंस जाए तो क्रैश होने का खतरा रहता है, इसलिए एरोप्लेन को ट्रोपोपॉज से थोड़ा सा ऊपरी भाग में उड़ाया जाता है। तो कभी परीक्षा में आता है कि एरोप्लेन कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो आप कहेंगे समताप मंडल में। क्लियर हुआ? समताप मंडल में क्यों उड़ाए जाते हैं एरोप्लेन? क्योंकि समताप मंडल में
वायु की डेंसिटी बहुत कम होती है और वहाँ मौसमी दशाएं बिल्कुल उत्पन्न नहीं होती। और तीसरा कारण है कि वहाँ हवाएं केवल हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं, वो भी बहुत धीमी गति से, इसलिए वहाँ एरोप्लेन उड़ाना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में हमने देखा इसकी ऊंचाई लगभग कहाँ तक बताई, स्ट्रेटोस्फीयर लगभग 50 किलोमीटर तक। इसी बीच में ओजोनोस्फीयर होता है। तो परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि ओजोनोस्फीयर वायुमंडल के कौन से भाग में पाया जाता है? तो वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में पाया जाता है ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर की मोटाई कितनी होती है? तो आप कहेंगे 20 से लेके 35 किलोमीटर के बीच में, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर का क्या रोल है? तो आप क्या कहेंगे? अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करना, ये इसका रोल है। तो ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता जाता है, घटता जाता है? घटता चला जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक उल्टा, यहां बढ़ रहा है, -70 से 0 डिग्री तक पहुंच गया तो बढ़ रहा है ना। तो टेम्परेचर दूसरे वाले स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में बढ़ता चला जाता है। यहां एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं समताप मंडल के निचले भाग में, और साथ ही बैलून। देखिए बैलून दो प्रकार के, एक ये बैलून है, एक ये बैलून है। दोनों बैलून, दो प्रकार के बैलून हैं। तो बैलून यहाँ भी उड़ते हैं निचले भाग में भी, और बैलून यहाँ भी उड़ते हैं। अगर इस भाग में उड़ाओगे तो बहुत स्मूथ गोइंग उड़ेंगे। तो ये दोनों हॉट बैलून हैं, जो कभी आपने बैलून उड़ते हुए देखे हों, जिनमें यात्रियों को ले जाते हैं और उसमें से एयर, उसमें से वो फ्लेम निकलती रहती है, ज्वाला निकलती है, वो लगातार उसको क्या करती है? एयर वो देने का काम करती है। गर्म गैसें उसको, गैसों को गर्म बनाए रखती हैं अंदर ही अंदर। तो वो लगातार ऊपर की ओर उठता चला जाता है। तो कभी अगर ध्यान दिया हो तो बैलून में एक फ्लेम निकलती है लगातार, तो फ्लेम ही उसको ऊपर उठाने का काम करती है। अगर उसकी फ्लेम को धीमा कर दो तो बैलून नीचे आने लगता है, और तेज़ कर दो और ऊपर जाने लगता है। तो अपनी सुविधानुसार बैलून उड़ाए जाते हैं। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि बैलून किस भाग में उड़ाए जाते हैं, तो जहाँ एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं वहीं बैलून उड़ाए जाते हैं। ठीक है, समताप मंडल में। क्लियर है? निचले भागों में भी हैं, लेकिन निचले भागों में चूंकि मौसम खराब रहता है, इसलिए बैलून को स्थायी तौर पर अगर अच्छे से उड़ाना हो, बहुत अच्छी तरीके से, तो जहाँ एरोप्लेन उड़ रहा है वहाँ बैलून आप उड़ा सकते हो। इसके बाद अब बात आती है तीसरे भाग की, जिसे कहते हैं मीजोस्फीयर, यानी मध्य मंडल। ये मध्य मंडल है। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर से लेके 80-90 किलोमीटर तक होती है। ये मध्य मंडल है। अब इस मध्य मंडल में जो मुख्य घटना होती है वो क्या है? देखिए, ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर लगातार घट रहा था, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, फिर मीजोस्फीयर में फिर घटना शुरू करता है। हमेशा अल्टरनेटिव होता रहता है। अब मीजोस्फीयर में फिर घटता है टेम्परेचर, और घटते घटते सबसे लो टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। मीजोस्फीयर का लो टेम्परेचर, मीजोस्फीयर कहाँ तक है? 80 से 90 किलोमीटर तक। और यहाँ आते आते जो लो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। इसलिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी लेयर कौन सी है? तो आप कहेंगे मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में टेम्परेचर -100 डिग्री तक गिर जाता है। यही सबसे ठंडा भाग है वायुमंडल का। और कभी कभार धोखे से कुछ उल्कापिंड पृथ्वी के पास तक पहुंच जाते हैं। ये उल्कापिंड वही एस्टेरॉइड्स हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह लगातार घूमते रहते हैं। पढ़ा था हमने, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं, और परिक्रमा के दौरान भटकते हुए कभी पृथ्वी के संपर्क में अगर आ गए या पृथ्वी के पास आ गए तो पृथ्वी उन्हें अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लेती है नीचे की तरफ। जैसे ही उन्हें खींचती है तो वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, और वायुमंडल में प्रवेश करके जैसे ही मीजोस्फीयर में पहुंचते हैं उनमें आग लग जाती है घर्षण के कारण। यानी वहाँ एयर इतनी हो जाती है कि उससे घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है। तो जितने भी उल्कापिंड आसमान से गिरते हैं वो आपको चमकते हुए जहाँ दिखाई देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शूटिंग स्टार, टूटता तारा। रात के समय तारा टूटता हुआ दिखाई देता है ना, तो हम कहते हैं शूटिंग स्टार। वो तारा नहीं होता, वो क्या है? वो उल्कापिंड है। तो उल्कापिंड जल जाते हैं जैसे ही पृथ्वी के मीजोस्फीयर में पहुंचते हैं, तो जल के इस तरह से आपको दिखाई देते हैं, चमकदार दिखाई देते हैं, हमें लगता है तारा टूट रहा है।
तारा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो सिंपल एस्टेरॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह हैं जो पृथ्वी के संपर्क में आ जाते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह की घटना या टूटता तारा या शूटिंग स्टार की घटना पृथ्वी के किस भाग में होती है, तो आप कहेंगे मीजोस्फीयर में होती है। मीजोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग है और यहीं तक वायुमंडल की संभावनाएं ऐसी हैं जो थोड़ा मोड़ा संभावनाएं बचती हैं। इसके बाद का वायुमंडल बहुत रेयर और बहुत ज़्यादा अनियंत्रित, अनकंट्रोल या असंतुलित है। असंतुलित है, क्यों है असंतुलित? क्योंकि यहाँ पर एयर का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब केवल यहीं तक एयर का रेशियो मेंटेन होता है, इसीलिए इस भाग को कॉर्मन ने कॉर्मन लाइन कहा। तो कॉर्मन लाइन के अंतर्गत कौन कौन से वायुमंडल के भाग आते हैं, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉर्मन लाइन किस किस को इंक्लूड करती है? तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, देन मीजोस्फीयर, इन तीनों को इंक्लूड करके, तो कॉर्मन लाइन के निचले भाग में ये तीन भाग हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटो और मीजो, ये तीन भाग कॉर्मन के नीचे हैं। यहां से कॉर्मन लाइन चालू होती है, यानी मीजोस्फीयर के ऊपरी भाग से कॉर्मन लाइन चालू, कॉर्मन लाइन यहां पर है और इसके ऊपर कॉर्मन का ऊपर का भाग अंतरिक्ष कहलाता है, उसे हम स्पेस कहने लगते हैं। तो कॉर्मन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने स्पेस की परिभाषा इसी तरह से दी थी कि मीजोस्फीयर के ऊपर स्पेस पाया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें हेट्रोस्फीयर है, विषम मंडल है, जहां पर एयर का जो रेशियो है वो सभी गैसेस का समान रूप से नहीं होता, कोई ज़्यादा कोई कम, अनियमित रेशियो होने के कारण, इरेगुलर रेशियो होने के कारण इसे हेट्रोस्फीयर नाम दिया गया। तो ये हेट्रोस्फीयर ये वाले भाग को कहते हैं। ये जो चौथा भाग है इसे कहते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर वो है जहाँ पर गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते गर्मी कहाँ तक पहुँच जाती है, इस भाग में टेम्परेचर 1200-1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इतने टेम्परेचर पर यहाँ जो गैसें पाई जाती हैं थोड़ी मोड़ी, वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं। आयोनाइज्ड हो जाती हैं, इसीलिए इस भाग में आयोनोस्फीयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आयोनोस्फीयर कहाँ तक होता है? तो 80 किलोमीटर से लेके और लगभग 350-400 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर होता है। आयनोस्फीयर यानी आयनों का पाया जाना। आयन क्या होते हैं? आयन मतलब अगर किसी गैस पार्टिकल में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये तो समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना नेगेटिव आयन होता है, पढ़ा है ना। तो यहाँ जितनी गैसें होती हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं अपने ऑर्बिट से। तो लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे सोडियम को आयन में कन्वर्ट करना हो तो सोडियम के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो फिर सोडियम जो Na परमाणु हैं ये परमाणु आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं सोडियम प्लस आयन, ऐसा बोलते हैं। प्लस ये बताता है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर ये डबल प्लस होता तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस हिसाब से इसको हम बोलते हैं सोडियम प्लस आयन। ऐसे ही जो गैसेज हैं उनके इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाती हैं, इसीलिए इस भाग को आयोनोस्फीयर भी कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है आयोनोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है, तो आप कहेंगे थर्मोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर को इंग्लिश में कहते हैं तापमंडल। ये है तापमंडल, ये पृथ्वी के वायुमंडल का चौथा भाग है और इसी के बीच में पाया जाता है आयोनोस्फीयर। ये आयोनोस्फीयर है यहां तक। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर का भाग था ओजोनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस है इसलिए ओजोनोस्फीयर। इसी प्रकार तापमंडल जो है यानी थर्मोस्फीयर है, उसी का एक पार्ट है जहां पर गैसें आयोनाइज्ड फॉर्म में पाई जाती हैं, इसलिए उसे आयोनोस्फीयर भी कहते हैं। तो आयोनोस्फीयर किस स्फीयर का भाग है, ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप कहेंगे थर्मोस्फीयर का। इसकी ऊंचाई कहां से कहां तक होती है? 80 किलोमीटर से लेके
और 350-400 किलोमीटर तक, कहीं किताब में 350, कहीं 380 भी लिखा है। तो इतनी ऊंचाई तक आयोनोस्फीयर है। यहाँ सभी गैसें आयोनाइज्ड फॉर्म में पाई जाती हैं, और जहाँ गैसें आयोनाइज्ड फॉर्म में पाई जाती हैं वहाँ पर सूर्य से आने वाली तेज सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड्स वहाँ आकर जब टकराती हैं तो वहाँ तेज प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिसे अरोरा कहते हैं। तो ये अरोरा की घटना आप देख रहे हो हरे कलर की। तो अरोरा की घटना कैसी होती है? हरे, लाल, पीले रंग के आसमान में एक प्रकार की लाइट दिखाई देती है। बहुत लाइट बड़े दूर तक दिखाई देती है, इसे अरोरा कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसे सुमेरु ज्योति और कुमेरु ज्योति। उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल पर दिखे तो सुमेरु ज्योति, इंग्लिश में कहते हैं उसको बोरियालिस अरोरा, और अगर साउथ में दिखे तो ऑस्ट्रालिस अरोरा। तो अरोरा की घटना परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि अरोरा की घटना वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो आप कहेंगे थर्मोस्फीयर में अथवा आयनोस्फीयर में। ठीक है, तो अरोरा की घटना यहाँ होती है, इस जगह पर घटित होती है। और इसके बाद फिर शुरू होता है एक्सोस्फीयर। तो ये थर्मोस्फीयर 650 किलोमीटर तक है, यहाँ ये 650 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। इसके ऊपर एक्सोस्फीयर शुरू होता है, और जहाँ एक्सोस्फीयर शुरू होता है इस पर अभी लगातार शोध होते रहते हैं। आप आए दिन देखते हो रॉकेट उड़ते हैं आसमान में सफ़ेद धुआं करते हुए। वो जो रॉकेट जाते हैं, यही रॉकेट, शटल जितनी भी अंतरिक्ष वाली, वो सब इसी में एक्सोस्फीयर में उड़ती हैं। तो उनकी ऊंचाई पृथ्वी से काफ़ी ऊपर होती है। इस तरह से ये वाला जो लास्ट भाग है, इसमें सैटेलाइट भी स्थापित किए जाते हैं। अंतरिक्ष में हम सैटेलाइट स्थापित करते हैं तो वो एक्सोस्फीयर में ही स्थापित करते हैं। एक्सोस्फीयर कहाँ तक हो सकता है? बहुत दूर तक। एक्सोस्फीयर बहुत ऊपर तक है। तो इसमें लिखा हुआ है 700 से 10,000 किलोमीटर। तो ज़्यादातर हम सैटेलाइट इसी क्षेत्र में 800 किलोमीटर के दायरे में ही हम लोग मैक्सिमम सैटेलाइट स्थापित करते हैं। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो उसका मुख्य काम क्या होता है? प्रसारण। टेलीविज़न जो प्रसारण होता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से होता है 36,000 किलोमीटर से। बाकी मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं अथवा जीपीएस, जीआईएस वाली घटनाएं, इनके लिए जो उपग्रह ऊपर स्थापित किए जाते हैं वो सारे 800 किलोमीटर के नीचे ही होते हैं। तो इसी भाग में एक्सोस्फीयर में ही सभी सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। इसी में सभी प्रकार के अंतरिक्ष शटल या अंतरिक्ष रॉकेट भी यहीं उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर बहुत रेयर होती है, ना के बराबर होती है, इसलिए यहाँ उड़ाना आसान होता है। तो ये वाला भाग है, अभी इस पर रिसर्च चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ इसकी खोज हुई नहीं है। तो हमने वायुमंडल के कितने भाग पढ़ लिए? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि वायुमंडल में होने वाली सभी प्रकार की घटनाएं, टेम्परेचर, प्रेशर, बादल, ओलावृष्टि इत्यादि कहाँ होते हैं? तो आप कहेंगे ट्रोपोस्फीयर में। वायुमंडल में एरोप्लेन कहाँ उड़ाए जाते हैं? तो आप कहेंगे समताप मंडल के स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में। किस भाग में ओजोनोस्फीयर पाया जाता है? आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में। किस भाग का तापमान सबसे कम होता है? आप कहेंगे मीजोस्फीयर का। किस भाग में उल्कापिंड दिखाई देते हैं? आप कहेंगे मीजोस्फीयर में। किस भाग में आसमान में अरोरा चमक दिखाई देती है? तो आप कहेंगे थर्मोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर के भी किस भाग में? आयनोस्फीयर में। आयनोस्फीयर किस मंडल का भाग है? थर्मोस्फीयर का। थर्मोस्फीयर का भाग है आयनोस्फीयर, और आयनोस्फीयर के ऊपर ही पाया जाता है एक्सोस्फीयर, जहाँ पर मुख्य रूप से सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं और वहीं पर सारे अंतरिक्ष कार्यक्रम भी वहीं चलाए जाते हैं। तो अगर अंतरिक्ष में हमें अपनी अंतरिक्ष लैब भी स्थापित करनी है तो वो यहीं पर जाके हम स्थापित करेंगे। क्लियर हुआ? इस प्रकार ये पूरा वायुमंडल का स्ट्रक्चर था। यहाँ एक चीज़ और याद रखने की है आपको, वो ये कि जो हमारा आयोनोस्फीयर है ये यहाँ से शुरू होता है आयोनोस्फीयर, और ये यहाँ तक जाता है। इस भाग में 4 प्रकार की लेयर पाई जाती है, डी, ई, एफ, जी, 4 लेयर, डी, ई, एफ और जी, ये 4 लेयर पाई जाती हैं। आयोनाइज्ड जो पार्टिकल हैं उनकी 4 लेयर होती हैं। इनको बांटा गया है डी, ई, एफ और जी में। इनका क्या काम होता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डी क्या काम करती है? डी कहाँ तक है? डी की ऊंचाई शुरुआत कहाँ से होती है
80 से शुरू होती है, 80 से 100 के बीच में डी है, 80 से 100 के बीच में डी है, 100 किलोमीटर के बीच में। तो ये डी वाली जो लेयर है, इसका काम है जितनी रेडियो वेव्स हैं, प्रसारण जब होता है तो रेडियो वेव से होता है, आप मोबाइल पे जो सुन रहे हो वो भी रेडियो वेव से होता है, तो सभी प्रकार के प्रसारण में रेडियो वेव काम करते हैं। तो ऐसी रेडियो वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, लो फ्रिक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स होती हैं, लो फ्रिक्वेंसी इसका इट मीन्स उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो ज़्यादा वेवलेंथ वाली या लो फ्रिक्वेंसी की जो तरंगें हैं, रेडियो तरंगें, वो डी लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। और उससे ज़्यादा आवृत्ति की जो तरंगें हैं, लो फ्रिक्वेंसी की तरंगें डी से रिफ्लेक्ट होती हैं। ई से कौन सी तरंगें? मीडियम फ्रिक्वेंसी की तरंगें रिफ्लेक्ट होती हैं, और इसकी ऊंचाई होती है 150 किलोमीटर तक। 150 के बाद फिर आता है एफ, लगभग 250 किलोमीटर तक। तो एफ से कौन सी तरंगें? जो हाई इंटेंसिव तरंगें होती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें होती हैं, वो एफ से वापस चली जाती हैं, और सभी प्रकार की तरंगें जी से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इस तरह से ये रेडियो तरंगों के फ्रिक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करने के आधार पर 4 प्रकार की लेयर बनाई गई, डी, ई, एफ, जी। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में डी, ई, एफ, जी लेयर कहाँ पाई जाती हैं, किस भाग में पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे आयोनोस्फीयर में। आयोनोस्फीयर के 4 पार्ट हैं, डी, ई, एफ, जी, और इनका काम क्या है? रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करना, ये इनका काम है। तो जब प्रसारण हम करते हैं तो उसमें यहाँ से तरंगें छोड़ी जाती हैं, ऊपर से वापस आती हैं टकरा कर वापस आती हैं, तो पूरी पृथ्वी पर फैल जाती हैं। अगर हम यहाँ खड़े होकर तरंगों को पृथ्वी पर फैलाना चाहें, नहीं फैलेंगी। ऊपर भेजकर जब ऊपर से आएंगी तो चारों तरफ फैल जाएंगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ से टॉर्च जलाऊं तो टॉर्च पृथ्वी पर बहुत कम भाग में जाएगी, लेकिन अगर ऊपर चढ़ के टॉर्च जलाऊं तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में प्रकाश फैलेगा। ठीक इसी प्रकार टॉर्च का ही तो काम कर रही है रेडियो तरंगें, ऊपर जाती हैं और टकरा के वापस नीचे आ जाती हैं। क्लियर हुआ? ऊपर टकरा के वापस नीचे आ जाती हैं। इस तरह से रेडियो तरंगें जिन भाग से टकराती हैं वो है आयोनोस्फीयर, और आयोनोस्फीयर जिस भाग का भाग है वो है थर्मोस्फीयर का भाग। इस तरह से पूरे वायुमंडल को हम विद्यार्थियों पढ़ते हैं लगातार, और वायुमंडल से संबंधित जितनी घटनाएं हैं उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की। यही ज़्यादातर आपसे पूछी जाती हैं। एक परीक्षा के लिए और प्रश्न है कि संवहन मंडल पृथ्वी के वायुमंडल में किस भाग में पाया जाता है? संवहन यानी कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन वाला जो भाग है, कन्वेक्शन का मतलब होता है हवाओं का ऊपर उठना, और हवाएं ऊपर उठती हैं केवल ट्रोपोस्फीयर में, तो इसे कन्वेक्शनल स्फीयर भी कहते हैं, या कन्वेक्शनल मंडल के नाम से जाना जाता है। तो कन्वेक्शनल, या हिंदी में कहते हैं संवहनी मंडल, संवहनी मंडल यानी कन्वेक्शनल स्फीयर। तो कन्वेक्शनल स्फीयर ये है, इस भाग में मिलता है जहाँ हवाएं सीधे ऊपर की ओर उठती हैं। तो पृथ्वी का संवहनीय मंडल, वायुमंडल में संवहनीय मंडल जहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं, वो कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे ट्रोपोस्फीयर में। इसके ऊपर कहीं भी हवाएं ऊपर नहीं उठती, केवल हवाएं हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं। क्लियर हुआ? अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि हवाएं सीधी ऊपर की ओर किस भाग में उठती हैं, तो आप तुरंत समझ जाना संवहनी हवाओं की बात कर रहे हैं। और हवाओं का संवहन यानी ऊपर की ओर उठना केवल और केवल ट्रोपोस्फीयर में होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने वायुमंडल के बारे में लगभग पूरा अध्ययन कर लिया। इतना ही वायुमंडल से संबंधित चीज़ें हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो विद्यार्थियों आप बिल्कुल बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, एक प्रश्नावली भी मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं रोज़ाना एक प्रश्न दूंगा आपको। अगर आपके द्वारा जवाब दिए गए तो मैं उचित इनाम भी आपको भेजूँगा। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है, तो उस मोबाइल नंबर पर आपको इनाम की राशि भेज दी जाएगी। रोज़ाना आप यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखिए, मैं प्रश्नोत्तरी दूंगा और आपसे एक प्रश्न करूंगा। उस प्रश्न का जिसने सही जवाब दिया, उन जवाब देने वालों में से रैंडमली मैं सेलेक्ट करूंगा। जो भी विजेता होगा, रोज़ाना विजेता का नाम घोषित किया जाएगा और उन्हें इनाम की राशि उनके फ़ोनपे के थ्रू उनके मोबाइल में भेज दी जाएगी। जय हिंद।